हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर नंबर 22 का वीडियो सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन रहने वाला है हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या कहना चाह रहा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसिडिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक की अम्लता के संबंध में गलत कथन ढूंढना है। चलो गलत बातें ढूंढनी है। कौन सी बातें ढूंढनी है? गलत वाली। चलो पढ़ते हैं पहले। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज कार्बोक्सिलिक आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेयर द नेगेटिव चार्ज इन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे कंपेयर करें तो फिनॉल से। तो बिल्कुल ये वाली बात तो बिल्कुल सही है ना। क्यों? क्योंकि बेटा इसका जब ये H+ देता है तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। और कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसके अंदर। बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपन इसको बोल सकते हैं जुड़वा स्ट्रक्चर। देखो ना, इसका जब अपन इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाएंगे मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक दूसरा वाला ये बनाएंगे, है ना। यहाँ पर O- लगा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, ये बना देंगे। अब देखो इसमें कभी नेगेटिव इसके पास, कभी नेगेटिव इसके पास, तो दोनों दिखने में एक जैसे हैं, इसलिए इनको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इनकी एनर्जी सेम होती है तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और इस वजह से कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा एसिडिक होता है। तो बस पहली वाली बात सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, सही बात है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें दो समतुल्यांक अनुनादी संरचना बनती है जो स्थिर होती है, और जहां पर ऋणात्मक आवेश जो होता है वो ऑक्सीजन के पास परमाणु पर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट वाला बात तो सही है। अपने गलत ढूंढनी है, पहली वाली गलत नहीं हो सकती। दूसरी पढ़ते हैं। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप like CH3 increase the acidic strength by stabilizing the phenoxide ion। गलत बात लिखी हुई है। क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है जैसे हमारे पास कोई फिनॉल है और उसके फिनॉल पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे CH3 ग्रुप लगा दिया। बेटा देखो CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, प्लस आई की तरह काम करना चाहिए, और प्लस आई ग्रुप लगाने से तो एसिडिटी कम हो जाना चाहिए, फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन ये कहेंगे कि उसकी अम्लता को बढ़ाता नहीं है, अम्लता को कम करता है, इसलिए ये वाली बात गलत है। ठीक है, सेकंड वाली बात गलत है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं। pKa ऑफ ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन एसिटिक एसिड। गलत बात दी हुई है। क्या कह रहा है? जो हमारा ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड होता है वो ये होता है, और हमारा एसिटिक एसिड होता है वो ये होता है। तो हमने पढ़ा है बेटा फ्लोरो वाले में देखो ना 3 - ग्रुप लगे तो ये तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। वो कह रहा है ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, हाँ क्या कहना चाह रहा है। अब जो ज्यादा एसिडिक है उसका pKa कम होगा, जिसका pKa कम होता है उसकी अम्लीयता अधिक होती है ना। अब ये एसिडिक तो ज्यादा होता है, अपने को ये पता चला। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी pKa वैल्यू कम होना चाहिए। तो किसकी pKa वैल्यू कम होना चाहिए? तो हम कहेंगे कि pKa एसिडिक एसिड की तुलना में काफी कम होता है। तो यस, ये वाली बात सही है। तो थर्ड वाली बात तो सही है बेटा। क्या? pKa ऑफ ट्राइफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्लाइटली सिग्निफिकेंटली लोअर। बेटा कम होता है क्योंकि -आई लगे हैं, फ्लोरीन लगे। बिल्कुल ये वाली बात तो सही है, कम ही होता है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन इथेनॉल। गलत बात लिखी है बेटा। फिनॉल जो होता है उसके अंदर रेजोनेंस है वो इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल इज मोर एसिडिक, यहां लेस एसिडिक लिखा है, ये वाली बात गलत लिखी हुई है। फिनॉल इथेनॉल की तुलना में कम अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इथॉक्साइड आयन की तुलना में कम स्थायी होता है। बेटा ज्यादा अम्लीय होता है और ज्यादा अस्थायी होता है। तो कौन कौन सी बातें गलत निकली? सेकंड और फोर्थ गलत निकली, ए लगाएंगे। सेकंड और फोर्थ बातें गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ना। अब क्या कहना चाह रहा है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है ना कि हमें कराना नाइट्रेशन। क्या लिखा है? HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है, मतलब नाइट्रेशन कराना। अब देखो नाइट्रेशन किस प्रकार की रिएक्शन है? तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन कराना है। अब नाइट्रेशन जो होना चाहिए वो कौन सी वाली रिंग पे होना चाहिए? इस वाली रिंग पे होना चाहिए कि इस वाली रिंग पर होना चाहिए? चलो अपन दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन इसके लिए तो डोनर की तरह काम करेगा, मतलब यहां पर ये वाला नाइट्रोजन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। जबकि देखो इसके पास ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचेगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम कर देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखिए ध्यान से सुनना, अगर किसी रिंग पर कोई अमाइड लगा हुआ है,
ध्यान से सुनना, अमाइड मान लेते हैं, है ना। तो ये अमाइड वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करेगा, तो ये तो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रो या नाइट्रेशन कम करा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इस पर आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, रिएक्टिविटी कम कर देंगे। तो इस वाली रिंग पर तो अटैक होने से रहा। अब इस वाली रिंग के लिए डोनेटिंग की तरह काम करेगा, तो इस वाली रिंग पर अटैक होगा। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का जब भी कोई सवाल आए तो क्या देखना है, हमें ये देखना है कौन सी रिंग के लिए कौन सा ग्रुप क्या काम कर रहा है। देखो ये वाली रिंग के लिए यहां पर लोन पेयर है, तो ये वाला ग्रुप इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, मतलब यहां पर माइनस और यहां पर माइनस चार्ज को ये भेजेगा। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आपका है, जैसे यहां पर नाइट्रेशन में NO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो NO2 ग्रुप अब कहां जा सकता है, तो बेटा ऑर्थो और पैरा पे जा सकता है, और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। अब ये वाला ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा, मतलब इस रिंग पर अटैक नहीं होगा, अटैक कहां होगा, यहां पर, है ना। अब अपन ने देख लिया, देखो जहां पर C डबल बॉन्ड O लगा वहां पर अटैक तो नहीं होगा, इस पर अटैक नहीं होगा। हाँ, इसकी ये कौन सी पोजीशन है, तो ये बस बिल्कुल पैरा पोजीशन है, तो इस पर अटैक हो सकता है। तो पहले वाले पे नहीं, दूसरे वाले पर अटैक हो सकता है। दो ऑप्शन और है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस पर तो अटैक नहीं होगा, क्योंकि तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा इस रिंग के लिए, तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए। मेटा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो ये दोनों गलत हो गए, इसीलिए बेटा आंसर क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे सेकंड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, देखिए क्या कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए हुए, लेकिन यहां पर केवल स्टेटमेंट्स चेक नहीं करना है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो भी देखना है। तो क्या कहना चाह रहा है, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड इज एक्ट बिहेव लाइक वीक मोनोबेसिक एसिड। देखो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3। अब H3BO3 क्या होता है ना, पानी के साथ रहता है। अब पानी के पास होते हैं लोन पेयर, ठीक है ना, पानी के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। और हमारे जो बोरिक एसिड का जो बोरॉन होता है उसके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, बिहेव लाइक लेविस एसिड। ये लेविस एसिड की तरह काम करता है, लोन पेयर को एकाकी युग्म को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने पर यह बना लेता है BOH4- और बदले में पानी का H+ दिलवा देता है। खुद H+ नहीं डोनेट करता, NCERT की लाइन भी है ये, इट डू नॉट गिव्स H+ बाय इट्स ओन, है ना, खुद से H+ नहीं देता, पानी का OH खींचकर पानी से H+ दिलवा देता है। इसको बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे स्कूल में, है ना, स्कूल में हम थे तो हमसे कोई पेन मांगता था तो हम पड़ोसी का पेन उठा के दे देते थे कि यार ये वाला ले ले तू, राइट, अपना नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बोरिक एसिड भी वैसे ही काम करता है, खुद H+ नहीं देता, पानी के अंदर जाता है और पानी का OH छीन लेता है, तो पानी का H+ बच जाता है। पढ़ते हैं तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। क्या वो एक मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड मतलब जो एक H+ दिलवाते हैं। तो देखो एक H+ दिलवाते हैं, इसलिए मोनोबेसिक तो बोलना चाहिए। एक H+ दिलवाते तो सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, मोनोबेसिक होना चाहिए। अच्छा, ये मोनोबेसिक क्यों है, क्योंकि पानी का लोन पेयर खींच लेता है। क्या कह रहा है, इन वाटर बोरिक एसिड एक्ट एज प्रोटॉन डोनर। बेटा खुद H+ थोड़ी दे रहा है, प्रोटॉन डोनर थोड़ी है ये, तो सेकंड वाली बात गलत है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, तो अपन लगाएंगे थर्ड लगाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, थर्ड लगाएंगे बेटा आंसर। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, शांति से इस न्यूमेरिकल को आप करोगे तो आ जाएगा आपको। देखो क्या कहना चाह रहा है, इन लेक वाटर सैंपल अ डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na+ आयन। क्या कहना चाह रहा है, एक झील में जल के नमूने का घनत्व इतना दिया हुआ है, इसमें प्रति किलोग्राम जल में 92 ग्राम प्लस Na+ आयन है, झील में Na+ आयन की मोलरता क्या होगी। अब देखो हो सकता है कि बच्चे सिली मिस्टेक में ये लगा दे आंसर, ये नहीं है आंसर, ध्यान रखना। कैसे पता चला मुझे ये नहीं है, क्योंकि यहां पर उसने ग्राम पर किलोग्राम में दिया हुआ है। सुनना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला, आप या तो पहले मोलैरिटी निकाल लो और फिर उससे मोलैरिटी निकाल लो। अब जब हम मोलैरिटी निकालेंगे फिर रिटी निकालेंगे तो इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, अपन एक डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। जो जो डेटा दिया हुआ है उससे अपन चलते हैं। अपने को फाइनली निकालना क्या बेटा, सुनो, अपने को निकालनी मोलैरिटी, तो अपन निकाल लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
ठीक है, हिंदी में बात कर लेते हैं। विलय का भार, विलय का अणुभार 1000, विलायक का आयतन। अब देखो जो जो पता है अपन वो रख देते हैं। ठीक, हमें पता है कि हमें मोलैरिटी निकालनी, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 92 ग्राम, तो हमारा वेट ऑफ सोल्यूट है। ठीक, 23 Na आयन का जो वजन होता है वो 23 होता है 23, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 23 इंटू 1000। अब देखो यहां पर एक सिली मिस्टेक हो सकती है, अगर आपने वॉल्यूम 1000, कुछ नहीं समझ में आया तो 1000 ले लेते हैं बच्चे जनरली, 1000 ले लोगे तो फर्स्ट आ जाएगा आंसर, जबकि फर्स्ट नहीं है इसका आंसर। ठीक है ना, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को फाइनली यहां पर वॉल्यूम निकालना है। अब बेटा अगर 1000 लेना ही होता तो फिर ये डेंसिटी क्यों देता, प्लस वो ये पर केजी ऑफ वाटर क्यों देता, है ना। इसीलिए ध्यान रखना, अगर ये पर लीटर बोला होता तो अपन डायरेक्ट रख देते 1 लीटर, पर केजी बोला है तो अपने को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अब आओ अपने पास जो दिमाग लगाते हैं, अपन क्या लगाते हैं, सुनना। अपने पास जो सोल्यूट है, मतलब जो Na प्लस आयन है, वो कितना है, तो बेटा वो है 92 ग्राम तो है। ठीक है, ये हमारा कौन हो गया, तो हम कहेंगे ये हमारा विलय हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा विलायक देखते हैं क्या है। विलायक पानी है, 92 ग्राम कितने पानी में प्रेजेंट है, तो कहेंगे 1 पर किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम पानी है हमारे पास। पानी कितना है 1000 ग्राम। तो अगर अपन टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास निकालें, सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करें, टोटल सॉल्यूशन कितना है, तो देखो टोटल सॉल्यूशन कितना हो रहा है 1092 ग्राम हमारा सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब अपने पास फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.25 दी हुई है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपन ने कितना निकाला 1092 निकाला, वॉल्यूम कितना निकाला, वॉल्यूम तो निकालने बैठे हैं। चलो वॉल्यूम निकाला तो कितना आया बेटा 1092 डिवाइडेड बाय 1.25, ये हमारा वॉल्यूम आया। आओ इस वॉल्यूम को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो मोलैरिटी कितनी आ रही है बेटा 92 अपॉन 23 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम, तो 1092 नीचे डिवाइड में तो यहां पहुंच जाएगा 1.25। चलो अब इसको जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, है ना, और जल्दी जल्दी करना है तो इसको लगभग 25 समझ के काट दो। देखो इसको 25 अगर कर लें तो 25 से कम 25, है ना, 25 पंजे 125। ठीक, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 92 इंटू, है ना, नियर बाय बहुत आ सकती है बेटा, है ना, तो अपन थोड़ा सा एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं। 1092, है ना, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18, नहीं 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और 1 46, 1092। अब देखो क्या आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो 4 पॉइंट देखो, अगर इसको अपन राउंड ऑफ कर लें तो 4.6 के आसपास या 4.5 के आसपास आ रहा है, सेकंड आ रहा है बेटा, इसका आंसर 2 लगाएंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमें एक रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, उसका रेट लॉ दिया हुआ है। रेट लॉ क्या दिया है सुनो, रेट लॉ दिया हुआ है KAB2, ये रेट लॉ दिया हुआ है। अब बेटा इसकी K की वैल्यू भी दी हुई है, और क्या कहना चाह रहा है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन रेट पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछी। चलो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट ही हो जाएगा ये तो। चलो रेट बराबर होता है K की वैल्यू कितनी है, K रख दो, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 है, इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A कितना है बेटा, तो 0.1 है, B कितना है बेटा, तो 0.2 का स्क्वायर है ना। अब अपन रेट निकाल लेते हैं, तो रेट कितना आया बेटा देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू पॉइंट हटाया 0 लगाया तो 1/10 हो गया, पॉइंट हटाया ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो रेट आ रहा है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर 3। बेटा 3 ऊपर गया तो कितना आया 8 इंटू 10 टू द पावर -9, ये हमारा
रेट आया, दर आया, तो सेकंड आ जाएगा आंसर। हिंदी में ट्राई कर लेते हैं। देखिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दी हुई है, दर नियम के अनुसार जो हमारा रेट लिखना है वो कैसे लिखेंगे, तो के ए इंटू बी स्क्वायर, है ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है, क्या निकालना है, अभिक्रिया की दर निकालना है, मतलब रेट निकालना है। अब देखो के दिया हुआ है, कंसंट्रेशन भी दी हुई है, तो हमने वैल्यू में पुट करा और हमारे पास क्वेश्चन से सॉल्व होके भी आ गया, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे आंसर, सेकंड लगाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आइए ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बो एनायन। बेटा देखो, जब भी हम कार्बो एनायन की बात करते हैं या कार्ब ऋणायनों की बात करते हैं, तो हम उसकी जो स्टेबिलिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्थिरता निकालते हैं या स्थायित्व निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं बेटा, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकालते हैं, ठीक है ना। अब हमें जो ऑर्डर निकालना, देखिए हमारे पास एक मिथाइल, एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा वाला हमारे पास एक 2 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और तीसरा वाला जो हमारे पास दिया हुआ है वो एक 3 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो तीनों में क्या है ना, तीनों में एक चीज कॉमन है, ये नेगेटिव पार्ट। अब देखो इसमें एक CH3 लगा मतलब एक प्लस आई लगा है, इसमें 2 CH3 लगे मतलब कितने प्लस आई लगे, तो 2 प्लस आई लगे, इसमें 1 2 और ये 3 प्लस आई लगे। तो ज्यादा प्लस आई लगाने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसमें क्या रहेगी, ये रहेगी। तो देखो अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बात करें तो हमारा जो CH3 CH2 है वो ज्यादा स्टेबल है, देन CH3 2CH और फिर CH3 3C माइनस। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर कार्बन एनायन का जो स्थायित्व का क्रम है वो यही बनेगा, बिल्कुल सही भी बात है। चलो तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अलाइल और बेंजाइल। अब सुनो, अलाइल और बेंजाइल, तो सबसे पहले बेंजाइल बना लेते हैं। ये होता है हमारा बेंजाइल, और बेंजाइल के ऊपर आ रहा है नेगेटिव पार्ट। अब देखो बेंजाइल में तो रेजोनेंस है ना, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, ठीक। दूसरा जो हमारा अलाइल होता है, अलाइल कुछ ये वाला होता है, ठीक है ना, इसको अपन अलाइल बोलते हैं। अब अलाइल में भी देखो रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस है। तो ये दोनों क्या होते हैं ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ी स्टेबलाइज होते हैं। वो क्या कहना चाह रहे पढ़ते हैं, अलाइल एंड बेंजाइल कार्ब एनायन आर मोर स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव नॉट बाय द रेजोनेंस, जबकि ये रेजोनेंस से ज्यादा होते हैं। तो ये वाली बात गलत दी हुई है, ठीक है। एलिल और बेंजिल कार्ब एनायन अनुनाद प्रभाव की तुलना में प्रेरणिक प्रभाव से अधिक स्थिर होते हैं। बेटा प्रेरणिक प्रभाव से स्थिर नहीं होते, अनुनादी प्रभाव से स्थिर होते हैं, इसलिए ये वाली बात गलत दी हुई है। तो अपन कहेंगे पहला सही है, दूसरा गलत है। थर्ड लगाएंगे आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है, थर्ड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव टॉलन टेस्ट इज नॉट ऑब्जर्व फॉर। टॉलन परीक्षण सकारात्मक परीक्षण नहीं देखा गया है ना, किसमें पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले याद रखो टॉलन टेस्ट कौन देता है। तो बेटा टॉलन टेस्ट पॉजिटिव कौन कौन देता है, तो हम कहेंगे कोई अल्डिहाइड होना चाहिए, अल्डिहाइड देते हैं टॉलन टेस्ट। और दूसरा याद रखो बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी देते हैं। क्या बोल रहा हूं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स टॉलन टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल कीटोन्स नहीं देते या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं देते, ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं टॉलन टेस्ट। अच्छा एक और कंपाउंड याद रखना है, हमारा एसिटाइलिन भी टॉलन टेस्ट देता है, ठीक है ना। चलो अपन ट्राई करते हैं। देखो ये एक अल्डिहाइड है तो ये तो टॉलन दे देगा, ये एक अल्डिहाइड है ये भी टॉलन दे देगा। अब बचा कौन, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा OH वाला कीटोन है, देखो अल्फा पे OH वाला कीटोन है तो ये भी टॉलन दे देगा। बचा कौन, फोर्थ वाला, तो यही हमारा आंसर है। ये नॉट गिवन टॉलन, ये टॉलन नहीं देगा, इसलिए यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। फोर्थ लगाएंगे बेटा इसका आंसर, क्योंकि ये अल्डिहाइड है, ये टॉलन परीक्षण देगा, ये अल्डिहाइड है टॉलन परीक्षण देगा, ये अल्फा हाइड्रोक्सी वाला है तो ये भी टॉलन परीक्षण दे देगा, तीनों दे देंगे। कौन नहीं देगा, फोर्थ वाला, इसलिए फोर्थ लगाएंगे आंसर। चलो अगला देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बेटा गलत बात ढूंढनी है, आओ ट्राई करते हैं। सबसे पहला तो बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन पैराटोलुअल्डिहाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सुनो बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, उसकी रिएक्टिविटी पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो क्या ध्यान रखना है कि हमारे अल्डिहाइड भाई साहब कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं,
ठीक है ना, पहली चीज याद रखना। दूसरा, हमारे कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्रियात्मक समूह अगर ग्राही लगा दिए तुमने तो क्रियाशीलता उसकी बढ़ जाएगी। अब अपन पहला ट्राई करते हैं। पहला कंपाउंड कौन है? तो पहला कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। दूसरा कंपाउंड कौन है? दूसरा कंपाउंड है पैराटोलुअल्डिहाइड, है ना। अब देखो टोलुइन जो है वो प्लस आई ग्रुप है और प्लस आई लगाने से मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आई लगाने से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। सही बात लिखी हुई है, पहली वाली बात सही है। नाभिक यौगिक अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड पैराटोलुअल्डिहाइड से अधिक क्रियाशील है, सही बात है। सेकंड बात पढ़ते हैं, प्रोपेनल। प्रोपेनल ये होता है और दूसरा है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ये होता है। अब देखो ये तो एक कीटोन है और ये कौन है? ये है हमारा अल्डिहाइड। अब मुझे खुद बताओ अल्डिहाइड और कीटोन में कौन रिएक्टिव? तो अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाली बात सही है। प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि बेटा अल्डिहाइड क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि उसमें स्टेरिक त्रिविम बाधा, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में रिपल्शन है, कम होता है ना। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, सेकंड वाली बात भी सही निकली। थर्ड वाली बात पढ़ते हैं, थोड़ी सी ट्विस्टेड बात है ये। कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर व्हाइल ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब समझो, ये हमारे पास कोई एक अल्डिहाइड है, ठीक। अगर इस अल्डिहाइड को मैं, है ना, चेंज करूं ऐसे, तो क्या बनता है? ये बनता है C पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब देखो ये भाई साहब कौन सा हिस्सा हुआ? तो कहेंगे इसके आया इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट हुआ, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पर। और यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ये। अब बेटा इसी को ट्रांसफर कर लो आप। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बोलते हैं गरीब, गरीब मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन कैसा सेंटर है? खुद कार्बन खुद कैसा हो गया? गरीब, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ऑक्सीजन खुद कैसा हो गया? अमीर, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ, नहीं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ऑक्सीजन होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, कार्बन होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या कहना चाह रहा है? कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक गलत लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये वाली बात गलत निकलेगी। थर्ड वाली बात गलत है बेटा। अल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन नाभिकीय केंद्र नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र होते हैं, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र नहीं है, ऑक्सीजन खुद एक नाभिक रागी होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात गलत है। फोर्थ वाली पढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हेलाइड रिजल्ट इन द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्रकाशिक रूप से सक्रिय हेलाइड की SN2 अभिक्रिया से जो विन्यास में क्या होता है? प्रतिलोमन होता है। बेटा SN2 में इन्वर्जन होता है, पढ़ा है अपन ने, तो वो यही तो कह रहा है SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन प्रतिलोमन होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब पढ़ो क्या पूछा है? सत्य नहीं है, ट्रू एक्सेप्ट मतलब गलत बातें ढूंढनी है। तो कौन सी गलत बात निकली? थर्ड वाली, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्या कहना चाह रहा है? ऑन VSEPR थ्योरी डायग्राम आइडेंटिफाई द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हैव 5 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। बेटा जिसके पास बॉन्ड पेयर हो 5 और लोन पेयर हो 0, तो बेटा ऐसा तो PCl5 होता है। और PCl5 का अगर आपको संरचना याद हो तो वो कुछ इस प्रकार से होता है ना। और इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आना चाहिए, थर्ड लगाएंगे आंसर। VSEPR सिद्धांत के अनुसार 5 बंद युग्म और 0 एकाकी युग्म अणु वाली ज्यामिति की पहचान क्या होगी? तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, IUPAC बहुत बच्चों ने सिली मिस्टेक करी होगी इस क्वेश्चन में। बेटा देखो ये जो सूत्र दिया हुआ है, संरचना दी हुई है, इसका IUPAC नाम लिखना है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये जो संरचना दी है ये संगठित संरचना है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। इसको पहले आपको जूम करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, जो C2H5 है उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, और ये जो है इसको C2H5 को भी अपन को कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। अब अपन इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो ये वाली हो गई बेटा। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन आ जाएगा नाम, और 3,4 डाई मिथाइल नाम आ जाएगा। तो क्या नाम बना? 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन।
सेकंड लगाएंगे। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत गलती करी होगी बेटा, ये जो दिया है ना ये इसीलिए तो दिया ना, इतना आईयूपीएसी नाम इतना आसान थोड़ी आ जाएगा तुमको। सेकंड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कहना चाह रहा है, देखो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन NaOH से कराइए और CO2 से कराइए। तो ये जैसे NaOH और CO2 डाला है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, एसिडिटी भी करा है, तो बेटा ये जो कंपाउंड है ये सैलिसाइलिक एसिड देता है ना। कौन सी रिएक्शन है, सैलिसिलिक एसिड वाली। अब कोई पूछेगा कौन सी रिएक्शन है, तो बेटा मैं नहीं तो कोलबे रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन। अब कोलबे रिएक्शन में याद रखना सैलिसिलिक एसिड मिलता है। अब अगर सोचो ये सैलिसिलिक एसिड नाम नहीं लिखा होता तो क्या नाम होता, तो देखो ये अपना बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सेकंड लगाएंगे इसका आंसर, क्योंकि ये कोलबे रिएक्शन है। अभिक्रिया में जो प्रमुख उत्पाद है उसका अनुमान लगाना, तो फिनॉल की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराई है उसके बाद हमने अम्लीकरण किया है तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। 57 में देखो क्या लिखा हुआ है। 57 में लिखा हुआ है अमोंग NaCl, MgCl2 एंड AlCl3 द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, NaCl, MgCl2 तथा AlCl3 में आयनिक प्रकृति का क्रम बताओ। तो ये फेजांस रूल का सवाल है, तुमने फेजांस रूल में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हमारे पास चार्ज बढ़ता है, आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कौन सा कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आयोनिक कैरेक्टर के लिए हमारे पास चार्ज कम होना चाहिए। तो सबसे कम चार्ज अगर अपन देखें तो NaCl है अपने पास, MgCl2 है, AlCl3 है। इसमें चार्ज है 1, इसमें चार्ज है 2, इसमें चार्ज है 3। ठीक है, तो सबसे कम चार्ज NaCl में है, तो NaCl का जो आयोनिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद है MgCl2 का, उसके बाद है AlCl3 का। कुछ बच्चे इसमें फेजांस रूल लगाकर हाइयर चार्ज वाले को आंसर दे देंगे। हाइयर चार्ज तब आएगा जब कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा होगा। तो NaCl, MgCl2, AlCl3, NaCl, MgCl2 और AlCl3, ऑप्शन नंबर बेटा 1 हो जाएगा अपना इसमें। चलिए आगे चलते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन इज। ClF3 की संरचना में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। लोन पेयर पूछे हैं, क्लोरीन है, ClF3 है। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। 7 में से कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। ठीक है, 3 बॉन्ड बन गए तो 4 इलेक्ट्रॉन और बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे। 2 लोन पेयर आ जाएगा इसका आंसर, 2 लोन पेयर सेकंड आंसर है। ठीक है, 2 लोन पेयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता हुआ क्रम निकालना है अपन को। तो देखो अपन कंपाउंड देख लेते हैं पहले क्या क्या है। पहले ऑप्शन पे ही चलते हैं। तो CF4 है, ठीक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक CH2Cl2 है और एक CH4 है। ठीक है, ये 4 कंपाउंड अपन को दिख रहे हैं, इनको अपन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। CF4 का देखोगे तो सबसे पहले +4 आ जाएगा, है ना। कार्बन फ्लोरीन -1 है तो +4। कार्बन का ऑक्सीजन में देखोगे तो यहाँ +2 आ जाएगा अपने पास। यहाँ कार्बन की वैल्यू निकालोगे तो ये +2 और ये -2, तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी। CH4 में +1 होता है हाइड्रोजन, तो यहाँ -4 आ जाएगा। देखो आई थिंक यही डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा हो जाएगा CF4, उसके बाद हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CH2Cl2, फिर CH4। पहला ऑप्शन ही आ जाएगा बेटा इसमें तो डायरेक्ट। चलो ऑप्शन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D6 लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, निम्न चक्रण अष्टफल की संकुल D6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है अपन को। क्या बोला है बेटा, लो स्पिन बोला है। लो स्पिन का मतलब क्या हो गया कि अपने पास पेयरिंग होगी। तो अगर हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो अगर हमें बोला है कि लो स्पिन है, लो स्पिन का मतलब है पहले पेयरिंग करवाएंगे। लो स्पिन का पेयरिंग है D6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या सारी पेयरिंग हो जाएगी? सारी पेयरिंग हो जाएगी तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 4th ऑप्शन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन।
अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी है ना। अपन को देखना है कि प्रोडक्ट की कंडीशंस क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है अपने पास A2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2A गैस में। A2 गैस अगर 2A गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो अपने पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी x किलो जूल के इक्वल। ठीक है, ये दिया हुआ है x किलो जूल दिया है, कोई साइन नहीं दिया है, इसका मतलब ये अपने पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया है ये, उष्माशोषी। चलो मुझे बताओगे कि किसी भी उष्माशोषी अभिक्रिया में एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या प्रोसेस फॉरवर्ड जाती है, क्या आंसर फॉरवर्ड आता है? तो बिल्कुल फॉरवर्ड आता है ना, एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड आएगा। तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर है ना, उच्च ताप और उच्च ताप। तो या तो अपना ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा। प्रेशर की कंडीशन देखते हैं। अब अपन को फॉरवर्ड लेके जाना है, फॉरवर्ड लेके जाना है मतलब मुझे गैस के मोल्स ज्यादा चाहिए। फॉरवर्ड लेके जाना है मतलब मुझे गैस के मोल्स क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। गैस के मोल्स ज्यादा चाहिए, गैसियस मोल्स अगर मुझे ज्यादा चाहिए, गैसियस मोल्स, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। और वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रेशर लो होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा है हाई प्रेशर, यहाँ लिखा है लो प्रेशर, यहाँ उच्च दाब, यहाँ निम्न दाब। तो परिस्थितियां आ जाएगी उच्च तापमान तथा निम्न दाब, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ऑप्शन नंबर बेटा इसमें 2 करेक्ट हो जाएगा अपने पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MgOH वोल्टवाइज इज 4 × 10⁻12। फाइंड आउट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले तो मुझे MgOH वोल्टवाइज दिया हुआ है, तो MgOH वोल्टवाइज को मैं ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक करके मैं क्या क्या लिखूंगा, लिखूंगा मैं इसको Mg+2+2OH-, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसका KSP दिया हुआ है तो मेरे पास यहाँ S आएगा और यहाँ 2S आएगा। तो चलो सबसे पहले तो अपन KSP निकाल देते हैं। KSP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4S3, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ये कौन से टाइप का सॉल्ट है, ये AB2 टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, तो 4S3 आ गया। कितना दिया हुआ है KSP, तो 4S3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाना, 4 × 10⁻12, ये आंसर दिया हुआ है तुम्हें। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो S की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4। ये तुम्हारे पास S की वैल्यू आई है। S की वैल्यू अगर तुम्हारे पास ये है तो यहां से तुम्हें OH- की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। कितनी OH- की कंसंट्रेशन, 2S। तो 2 × 10⁻⁻4। तो यहां से तुम POH निकाल सकते हो। कितना आएगा POH, POH आ जाएगा 4 - log2। ठीक है, log2 की वैल्यू कितनी है, 4 - 0.3, तो आंसर आ जाएगा 3.7। ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने, POH की, POH निकाला मैंने। पर ध्यान से सवाल पूछना, क्या पूछा है, विलियन की pH निकालनी है तुम्हें। तो pH निकालने के लिए 14 में से माइनस कर देंगे, तो 14 - 3.7। चलो 14 में से 3.7 माइनस करोगे 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। देखो 10.3 वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, जो उसका पहला ऑप्शन है, pH इज इक्वल टू 10.3। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्या लिख रहा है ये, 63 में लिख रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज NO, NO+, O2+ और O2-, which of these will have highest bond order। इन चारों में से बॉन्ड ऑर्डर किसका हाईएस्ट है। निम्न स्पीशीज पर विचार कीजिए, NO, NO+, O2+ तथा O2-, इनमें से किसका उच्चतम बंध क्रम है ना, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अपन को। चलो एक बार देख भी लेते हैं। NO के बाद अपने पास दिया हुआ है NO+, उसके बाद दिया हुआ है O2+ और उसके बाद दिया हुआ O2-। 4 अपन को स्पीशीज दिए हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल कर देख सकते हैं। नाइट्रोजन के आउटर शेल टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, तो 15 है इसके पास 14 होंगे। O2+ है तो ऑक्सीजन के पास 16, 15 इसके पास होंगे और 17 इसके पास होंगे। तुम्हें याद होगा कि 14 इलेक्ट्रॉन्स पर 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, एक इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा कर देंगे तो 2.5 और 2.5, और 17 पे तुम्हारे पास आ जाएगा 1. ठीक है, ये सभी को याद होगा। एक सीरीज होती है जिसमें तुम्हारे पास मिड में 14 इलेक्ट्रॉन पर 3 बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, 13 पर जो तुम्हारे पास 13 वाला होता है, 13 इलेक्ट्रॉन पर 2.5 आता है, 15 पर भी 2.5 आता है। इस तरीके का रेंज चलता है। तो हाईएस्ट किस में दिख रहा है अपन को, NO+ में 3 दिख रहा है सबसे ज्यादा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 3rd NO+। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म एन कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज 1s2 2s2 2p4। एल्यूमिनियम है देखो, और X का जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तुम्हें 1s2 2s2 2p4, मतलब ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दिया हुआ है अपन को, है ना। और ऑक्सीजन जो होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, O2-।
तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होगा +3। तो आओ इनसे कंपाउंड बना लेते हैं। एल्यूमिनियम +3 है और ऑक्सीजन 2- है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने पास बनेगा तो देखो क्या बनेगा, Al2O3 टाइप का कंपाउंड बन जाएगा अपने पास, है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा, यहाँ पर O क्या है अपने लिए, X है, तो Al2X3 टाइप का कंपाउंड बन जाना चाहिए अपने पास, AlX AlX3 Al2X3। देखो ऑप्शन नंबर 2 में अपन को ये मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। विच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना, निम्न में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण दर्शाता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण दर्शाने के लिए मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए सवाल के अंदर। ऑप्शंस में तुम्हें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें मिथाइल कीटोन होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी कीटोनिक ग्रुप के आसपास ऐसे एक मिथाइल वाला ग्रुप होना चाहिए ना, मिथाइल होना चाहिए यहाँ पर CH3 कीटोन के पास में। चलो इस कीटोन ग्रुप के आसपास देखते हैं, इथाइल है, ये नहीं दिखा सकता। ये एल्कोहल है, एल्कोहल भी दिखाते हैं पर सारे एल्कोहल नहीं दिखाते, 2 डिग्री एल्कोहल दिखाते हैं और 1 डिग्री में केवल इथेनॉल दिखाता है, तो ये भी नहीं शो करेगा। अब देखो ये कंपाउंड शो कर जाएगा, ये कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है CH3CH2OH, है ना, याद भी रखना है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथेनॉल। अगर तुमसे पूछे कि ओनली प्राइमरी अल्कोहल बताओ, ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आंसर इज इथेनॉल, तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा बेटा। देखो ये भी नहीं दिखा सकता, मिथाइल ग्रुप है ही नहीं इसके पास, तो ये भी नहीं शो करेगा। कौन सा शो करेगा, ओनली 3rd इथेनॉल शो करेगा केवल। क्वेश्चन नंबर 66, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम गिव्स 2% वाइज मेजर प्रोडक्ट, है ना, प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन के नाइट्रोकरण के प्रतिशत के अनुसार प्रमुख उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तो मैं याद होगा, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जब एनिलीन का नाइट्रेशन अपन करवाते हैं, एनिलीन का नाइट्रेशन जब अपन करवाते हैं HNO3 + H2SO4 की प्रेजेंस में, तो तुमने देखा होगा कि इसमें 3 प्रोडक्ट बनाते हैं अपन, है ना। इसमें तुम्हारे पास एक पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है, प्लस इसमें अपना ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनता है, प्लस इसमें मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है। तीनों प्रोडक्ट बनते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। NO2 लगभग 51% ये होता है, 2% ये होता है और 47% ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि 2% के अनुसार मुख्य उत्पाद कौन कौन से होंगे, तो पैरा वाला होगा बेटा और एक मेटा वाला होगा, तो पैरा और मेटा होना चाहिए। ऑर्थो पैरा नहीं, ऑर्थो मेटा नहीं, पैरा और मेटा, यस, 3rd ऑप्शन बेटा अपना करेक्ट हो जाएगा। पैरा और मेटा वाला मेजर बनता है इसके अंदर, तो वही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। 67 में देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, सबसे पहले दिया हुआ है CH3 ग्रुप, है ना, टोलुइन दिया हुआ है, टोलुइन की पहली रिएक्शन करवाई गई Cl2HNu के साथ, साइड चेन क्लोरीनेशन कहते हैं इसको, CHCl2 बनता है ये, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया गया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी गई, तो Cl किसको रिप्लेस कर देगा, Cl रिप्लेस कर देगा OH को, तो यहां से क्या निकल जाएगा, जेमिनल हो गया, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद ये बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। आंसर बेंजेल्डिहाइड होना चाहिए बेटा, इसका CHO लग जाना चाहिए ऊपर। कहाँ लग रहा है CHO, देखो ऑप्शन नंबर 2 में लग रहा है ना। 2 रिएक्शन है, सबसे पहले साइड चेन हाइड्रोजनेशन हुआ, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, CH3MgCl की एसिटिक एसिड के साथ प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट इज उत्पाद है, तो अगर तुम यहां से देखो तो ये अपने पास ग्रिग्नार्ड दिया हुआ है, CH3MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये है एक एसिड। तुम्हें याद होगा कि कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर ग्रिग्नार्ड किसी प्रोटॉन सोर्स से रिएक्शन करता है तो वहां से H+ ले लेगा, जैसे H+ लेगा तो ये CH3 के साथ ये H जुड़ जाएगा तो बना लेगा CH4, तो इसका फाइनल आंसर CH4 है बेटा, मीथेन बनेगा यहाँ से। तो प्रोटॉन सोर्स के साथ रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड, हाईली रिएक्टिव होता है, तो मीथेन बनेगा, इसका आंसर अपना फर्स्ट आ जाएगा बेटा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 69, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल द 4 CH बॉन्ड ऑफ मीथेन आर आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ। हिंदी वाले की बात करें अपन तो हिंदी में क्या बोल रहा है, मीथेन के सभी 4 CH बंध समान बंध लंबाई के होते हैं, ठीक है। तो अपन मीथेन की बात कर लेते हैं। मीथेन हमने यहाँ लिया, इसका फॉर्मूला खैर आपको पता ही है, CH4। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कार्बन की,
और हाइड्रोजन की और जो डिफरेंस होगा तो वो लगभग सब में क्या होगा बेटा, समान होगा। तो इनकी चारों जो CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इसके समान हो जाएगी और इसकी बॉन्ड लेंथ है वो इसके समान हो जाएगी। तो सभी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, समान हो जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारे पास में क्या हो गया, सही हो गया। बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और बिल्कुल सही है, sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपके पास में इतना होता है। तो ये वाला भी आपके पास में सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी आपके पास में सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों क्या है बेटा, सही है। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है 70। The right option for the mass of CO2 produced by heating of 20 gram of 20% pure limestone, एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है कैल्शियम का। हिंदी में 20% शुद्ध चूना पत्थर के 20 ग्राम को गर्म करने पर CO2 के उत्पन्न CO2 के द्रव्यमान का सही विकल्प होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में गर्म कर रहे हैं किसको, CaCO3 को हीट किया जा रहा है। कितने डिग्री पे किया जा रहा है, केल्विन में कर रहे हैं, 1200 केल्विन में। और क्या बन रहा है, CaO और साथ में क्या बन रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए इसका जो हमारे पास में मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो इसके 100 ग्राम को जब हीट किया जा रहा है तो इसको छोड़ करके अपन सीधा CO2 पे आते हैं। तो इसका 44 ग्राम हमारे पास में क्या मास बन रहा होगा। इसका जो मोलर मास है 100 ग्राम होता है, 100 होता है, और इसका कितना हो जाएगा, 44 बन जाएगा, है ना। तो देखिए जब 100 ग्राम को गर्म कर रहे हैं तो कितने ग्राम बन रहा है, 44 को, और 20 ग्राम को गर्म करेंगे तो 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर को हीट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो 20 ग्राम को जब अपन गर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास में हो जाएगा 44 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट अपन काट देंगे और हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10। ये आएंगे ऊपर पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8.8 ग्राम क्या बनेगी बेटा, CO2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो 8.8 ग्राम हमारे पास में CO2 प्रोड्यूस हुई। अब देखिए हमारे पास जो लाइमस्टोन है वो 20% क्या है बेटा, प्योर है ना। तो 20% प्योर है, इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ CO2 इक्वल टू हो जाएगा 8.8 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 20, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास में 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर, अच्छा इससे ये काट दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे पॉइंट और अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1.76 ग्राम जो है वो CO2 का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, 4th वाला आपको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से अपन इसको समझ लेते हैं। The right option for the mass of CO2 produced by heating of 20 ग्राम of 20% pure limestone, 20 ग्राम शुद्ध चूने के 20 ग्राम को गर्म करने पर CO2 का कितना मास उत्पन्न होगा, कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा। तो देखिए 100 ग्राम को गर्म करने पर इतना उत्पन्न हो रहा था, तो 20 ग्राम को गर्म करने पर क्या होगा, 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम।
ठीक है। सॉल्व किया तो कितना निकला बेटा 8.8 ग्राम। अभी कितना परसेंट प्योर है 20% प्योर है, तो 20% के लिए 20 और परसेंट हटाया तो नीचे 100 लगा दिया, अपने सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 1.76 ग्राम। तो इसके आधार पर 70 वाले का हमारे पास 70 वाले का जो आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है मेज द कॉलम, तो ये अपने को दिया है मेज द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ दिए हैं ब्लॉक, ग्रुप इन पीरियड टेबल, एक साइड क्या दिए हुए हैं एलिमेंट, ब्लॉक, आवर सारणी में समूह, और साथ में आपके पास में क्या दिया हुआ है बेटा तत्व दिए हैं, है ना। तो आइए हम मिलाते हैं। तो लेंथेनॉइड की बात की जाए तो लेंथेनॉइड हमारे पास में कौन है बेटा, इसमें सीरियम है ना। तो लेंथेनॉइड हमारे पास सीरियम है, इसीलिए हमारे पास में ए का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फर्स्ट, लेंथेनॉइड सीरियम हो गया। दूसरे की बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है बेटा हमारे पास में Mn है, तो सेकंड का हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्थ मैग्नीज। पी ब्लॉक एलिमेंट सी वाले के लिए बात कर ले तो देखिए सी वाले के लिए हमारे पास में कौन हो जाएगा आर्सेनिक, तो सी वाले का हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा सेकंड आ जाएगा सी वाले का। डी वाले के लिए बात कर लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, तो सीजियम हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो इसका आ जाएगा थर्ड। ऐसा ऑप्शन देखें ए का क्या होना चाहिए सेकंड, बी का हमारे पास फोर्थ, सॉरी ए का फर्स्ट है, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो इसलिए हमारे पास 71 का जो आंसर होगा वो क्या वाला कौन सा वाला हो जाएगा बेटा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन एज द प्रोडक्ट, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन प्रदान नहीं करेगी, है ना। देखिए तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हमने लिया यहाँ CH3, साथ में लिया N और C ले लिया। इसका जब अपन रिडक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ में, तो यहाँ हमारे पास रिडक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3N, और यहाँ हमारे पास में आ जाएगा C, और यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो एमीन होगा ये हमारे पास में सेकेंडरी एमीन होगा, 2 डिग्री एमीन होगा। ठीक है, अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। तो सेकेंड वाला हमारे पास में क्या बोलता है, यहाँ हमारे पास दिया है CH3, साथ में CO और साथ में NH2। इसका भी रिडक्शन हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है और H2O है, सेम है बेटा हमारे पास में। तो इसका जब रिडक्शन होगा तो CH3 CH2 और साथ में क्या बन जाएगा NH2 बन जाएगा। तो ये कौन सा डिग्री एमीन बनेगा बेटा, ये 1 डिग्री एमीन बनेगा, क्योंकि यहाँ जो अमीन ग्रुप जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अपन तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास में है CH3 CO और साथ में क्या है बेटा NH2। यहाँ हमारे पास में रिएजेंट चेंज हो गया है, क्या है Br2 और साथ में आपको दिया है बेस KOH, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ये निकल जाएगा, और जब आपके पास ये निकल जाएगा तो क्या बनेगा CH3 और NH2। तो ये भी कौन सा अमीन होगा बेटा प्राइमरी एमीन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रिएक्शन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाली रिएक्शन आप देखिए, फोर्थ वाली रिएक्शन में क्या बोलता है CH3C और यहाँ पे N। इसका भी अपने को करवाना है रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और साथ में आपके पास में दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और साथ में H3O+। ठीक है, अब जब इसका रिडक्शन होगा तो CH3 तो सेम एज इट इज बनेगा, है ना। देखिए CH3 यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ फिर रिडक्शन हो के हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे CH2
और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बेटा, NH2। तो ये भी जो आपके पास में बना है वो कौन सा एमीन का फॉर्मेशन हुआ है, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन ही ऐसी है कि जिसमें क्या बन रहा है, 2 डिग्री एमीन बन रहा है। यहाँ आइसोसाइनाइड है, इसका रिडक्शन हुआ तो 2 डिग्री एमीन बना। तो इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जो प्राथमिक अमीन नहीं देगी, तो पहली वाली प्राथमिक अमीन नहीं देगी, ये प्राइमरी अमीन हमको नहीं देगी। तो इसीलिए 72 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैच द लीस्ट फर्स्ट विथ लीस्ट सेकंड। अब ये क्या बोल रहा है अपने को कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। तो अपने को एक साइड क्या दिए गए हैं, एक साइड दिए गए हैं प्रोडक्ट दिए गए हैं, और दूसरी साइड क्या दिया गया है बेटा, अपने को रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ प्रोडक्ट फॉर्म दिए गए हैं। प्राप्त उत्पाद कार्बोनिल यौगिकों की निम्न के साथ क्या दी गई है, अभिक्रिया दी गई है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड पे HCN का ऐड करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। तो ए का हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 4th आ जाएगा, है ना। NCERT की अच्छी रिएक्शन है, अपने क्लास में काफी डिटेल में की है। एसिटल, एसिटल कब बनेगा, जब अपन कार्बोनिल कंपाउंड पे किसका अपन रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहल की, तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटल बनता है। तो बी वाले का हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 3rd हो जाएगा। शीफ बेस, जब कार्बोनिल कंपाउंड पर प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, शीफ बेस का फॉर्मेशन होता है। तो सी वाले का हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2nd हो जाएगा। फिर डी, ऑक्सीन का फॉर्मेशन कब होता है, तो जब हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड पे NH2OH की रिएक्शन करवाते हैं तब किसका निर्माण होता है, ऑक्सीन का निर्माण होता है। तो ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिखाई, आंसर दिखाई दे रहा है वो 4th दिखाई दे रहा है। तो 73 वाले का 4th हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 ग्राम, 74 नंबर का क्वेश्चन है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन टेम्परेचर फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 100 डेसीमीटर क्यूब। द वर्क डन इन जूल, तो अपने को जूल में वर्क डन बताना है। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस 300 केल्विन ताप पर समतापी और उत्क्रमणीय रूप से 10 डेसीमीटर क्यूब से 100 डेसीमीटर क्यूब तक प्रसार करती है, तब किया गया कार्य है। तो अपने को काय में बताना है बेटा, जूल में बताना है किया गया कार्य। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। W बराबर हमारे पास हो जाएगा -2.303 nRT log V2 अपॉन क्या हो जाएगा, V1। और यहाँ पर क्या क्या है बेटा, N हमारे पास मोलों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर केल्विन में दिया है, V1 और V2 वॉल्यूम हो जाएंगे। आइए तो हम सॉल्व करते हैं। W बराबर हमारे पास हो जाएगा -2.303 N गैस के मोल, गिवन वेट कितना दिया है बेटा 16, और ऑक्सीजन O2 का जो मोलर मास हो जाएगा वो 32, मल्टीप्लाई बाय R, जूल में रखना है तो 8.314 जूल पर केल्विन और मोल होता है। टेम्परेचर कितना है बेटा 300 केल्विन दिया है, लॉग। अब V2 हमारे पास में 100 डेसीमीटर क्यूब मतलब 100 लीटर के बराबर, और ये 10 डेसीमीटर क्यूब मतलब हमारे पास 10 लीटर के बराबर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा और अपन आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, W बराबर -2.303 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय log 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। देखिए अपन लिखेंगे W बराबर -2.303 मल्टीप्लाई बाय इसका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 0 और यहाँ आ जाएगा 15 और
एक अंक के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट मल्टीप्लाई बाय आपके पास में आ जाएगा 8.314। फिर आगे बढ़ेंगे, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2872 और आंसर काय में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि हमने जो R की वैल्यू ली है R बराबर 8.314 जूल पर केल्विन और मोल। तो ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जूल में आ जाएगा। तो इस हिसाब से 74 का हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, in which of the following reaction the increase in pressure will favor the increase in product। निम्न में से किस अभिक्रिया में दाब में वृद्धि करने पर अभिक्रिया उत्पाद में वृद्धि की ओर अनुकूल रूप से गमन करती है। मतलब इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अभिक्रिया में क्या बढ़ाना है, दाब बढ़ाने पर कौन सी अभिक्रिया उत्पाद की ओर जाएगी, मतलब अग्र दिशा में जाएगी। तो जब अपन प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जो है वो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है कि जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन उस ओर जाती है जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होंगे, उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। देखिए तो फर्स्ट वाले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर N2 प्लस O2 और साथ में हमारे पास में क्या है बेटा, 2NO गैस है। अब यहाँ अगर मोल की बात करें तो 1 मोल और एक कितने मोल हो गए बेटा, इधर भी 2 मोल हो गए, इधर भी कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे दोनों साइड मोल की मोल जो है वो क्या है बेटा, सेम है। सेकंड वाली रिएक्शन देखेंगे अपन, तो सेकंड वाली रिएक्शन में हमारे पास में क्या दिया है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस इक्विलिब्रियम विद क्या है बेटा, PCl5 और गैस है। अब इस रिएक्शन में अपन देखें मोल, तो यहाँ हमारे पास में कितने मोल हैं, 2 मोल। यहाँ कितना है बेटा, 1 मोल। अब जब अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या जो है वो कम है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उत्पाद में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी, प्रोडक्ट हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। थर्ड वाले की अगर अपन बात करें बेटा, तो थर्ड वाले में हमारे पास में क्या है, PCl5 है, यहाँ गैस है और यहाँ हमारे पास में PCl3 है, गैस है और साथ में Cl2 गैस है। अगर आप यहाँ प्रेशर इंक्रीज करोगे तो यहाँ प्रोडक्ट की डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी, कहाँ आ जाएगी बेटा, रिएक्टेंट की डायरेक्शन में आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और इसमें उत्पाद में वृद्धि नहीं होगी, इसमें प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 मोल हैं और यहाँ कितना मोल है बेटा, 1 मोल है। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस ओर जाती है जहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल की जो संख्या है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ हमारे पास सेम, इधर 2 और 1 कितने मोल हो गए बेटा, 3 मोल हो गए। यहाँ कितने मोल हैं, केवल 2 मोल हैं। तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की साइड रिएक्शन नहीं जाएगी, इसलिए जो 75 का आंसर आ जाएगा वो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ले चार्टेली प्रिंसिपल या हिंदी में ले शातेली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76, एआर टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड इज +6। अभिकथन, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इसके यौगिक में +6 होती है। तो क्रोमियम का अगर कोई कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो सकती है बेटा, +6 हो सकती है। जैसे कोई सा भी अपन यहाँ ले लिया K2Cr2O7 ले लिया, ठीक है। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है बेटा, इसकी +6 हो सकती है। क्यों, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 4s2 और 4s1 और साथ में 3D में कितने हो जाएंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये मैक्सिमम जो है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 5 यहाँ से और 1 यहाँ से।
तो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड कितनी होती है बेटा, +6 हो सकती है। तो अभी कथन हमारे पास में क्या हो गया, सही हो गया। क्रोमियम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इज ns एंड n-1d ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास में कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ns, इसको क्या बोलेंगे, n-1d ऑर्बिटल। तो इसमें 1 हो गए, इसमें 5, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6। हिंदी में क्रोमियम के ns एवं n-1d कक्षक में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +6 शो करता है। तो इस क्वेश्चन में असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो बोथ assertion and reason are true and the reason correct explanation of assertion। अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो 76 का हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, तो देखिए ये हमारे पास में होता है Br3 और ऑक्टा ऑक्साइड है तो कितने हो जाएंगे, 8। देखिए Br, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, Br और साथ में Br। 8 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 हमारे पास क्या हो गई बेटा, ऑक्सीजन हो गई। तो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का, और ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, सेकंड दिखाई दे रहा है। तो 77 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन मे बी सेपरेट बाय यूजिंग। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन्स को निम्न प्रयोगों से पृथक किया जा सकता है। तो देखिए प्राथमिक अमीन टॉलेंस, आयोडोफॉर्म और एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं देता है। ये किसके साथ रिएक्शन देता है, किसके साथ सेपरेट किया जाता है, बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड के द्वारा इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, है ना। देखिए इसकी रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन यहां ले लेते हैं फॉर प्राइमरी एमीन। तो यहां हमने कंपाउंड लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम करवा दें प्राइमरी एमीन के साथ में, तो यहां से HCl निकल जाएगा और आसानी से आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा बेटा डबल बॉन्ड O, साथ में NH और साथ में क्या बन जाएगा, R। ये प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हो गई, आसानी से रिएक्शन दे देगा। सेकेंडरी एमीन की बात करें तो सेकेंडरी एमीन में देखिए फिर से अपन ने ले लिया बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड Cl। अब सेकेंडरी एमीन में 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे और हाइड्रोजन एक ही हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली ये भी रिएक्शन देगा पर स्लो देगा, और फिर आपके पास में यहाँ पे बन जाएगा S डबल बॉन्ड O और साथ में आपके पास में बन जाएगा N R और R। पर जब टर्शरी एमीन की रिएक्शन करवाई जाएगी बेटा, देखिए टर्शरी एमीन की, तो यहां हमने लिया 3 डिग्री एमीन, यहां पे भी अपन ने ले लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और साथ में यहां ले लिया N R और R। अब कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अमीन को सेपरेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। तो 78 का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट C इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन इज। नीचे दी गई अभिक्रिया में उत्पाद C है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या रिएक्शन अपने पास दी गई है, CH3 CH2 और साथ में क्या दिया हुआ है, Br,
और यहाँ अपने को दिया है KOH, और KOH भी कैसा दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, एल्कोहलिक। तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा देगा, हाइड्रोजन और हेलोजन क्या होंगे बेटा यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए कैसे निकलेंगे, तो यहाँ हमारे पास में है CH और यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाएंगे, तो माइनस क्या होगा, HBr, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा CH3 CH, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। फिर अगली रिएक्शन में बेटा यहाँ पर फिर से क्या डाल रहे हैं अपन, H+ और साथ में HBr डाल रहे हैं। अब यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, यहाँ अटैक करेगा H+, यहाँ बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ पर जाकर कौन जुड़ जाएगा, Br-, या मार्कोनिकॉफ रूल भी लग सकता है कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा और इधर हमारे पास जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और साथ में हमारे पास यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Br। अब हमारे पास जो दिया गया है फिर से वो दिया गया है KOH, और इस बार एल्कोहलिक नहीं है, इस बार हमारे पास में क्या है बेटा, एक्वस है, जलीय है, तो यहाँ से Br हट जाएगा और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा बेटा, OH आकर के जुड़ जाएगा, तो CH3 यहाँ आ जाएगा और साथ में यहाँ पर आपके पास में अब कौन आकर जुड़ेगा, OH नाम देंगे इसका, तो हमारे पास में हो जाएगा प्रोपेन, और साथ में कौन सा ऑल, 2 ऑल का फॉर्मेशन होगा। तो 79 वाले का हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा वो 4th वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे तो असर्शन दिया है इन अमोनिया नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज बट बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। ठीक है, तो नाइट्रोजन की अगर बात करें हम तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 बॉन्ड बना रखे हैं, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, कुछ इस तरह से। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है नाइट्रोजन का वो तो sp3 है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री के समथिंग, लेकिन कितना है, अप्रोक्सीमेटली 160 डिग्री, राइट। तो ये बॉन्ड एंगल कम हो गया। शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये, आप देखिए बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में यहां पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और इस रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल कम हुआ है, राइट। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो सही तर्क है वो क्या होता कि यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण हो रहे हैं। तो दोनों ये चीजें दोनों सही है, असर्शन और रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखिएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता, इट इज ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, राइट। मैच द कॉलम है ये। ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी जो है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, लिक्विड इन गैस, राइट। वाटर वेपर प्रेजेंट होती है किसमें, एयर में, आर्द्रता जो है वो गैस में द्रव, राइट। ये विलियन का प्रकार हो गया। एलॉय जो है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड, मिश्र धातु, ठोस में ठोस। अमलगम की अगर बात करें तो लिक्विड इन सॉलिड, ठोस में द्रव, ठीक है। स्मोक की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन गैस। तो अब आप जो है इसको मैच कर लें, ए का क्या आएगा, सेकंड, ए का सेकंड दो ऑप्शन में है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड is not suitable for the preparation of corresponding haloarine products due to higher reactivity of halogen when X is। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण इस अभिक्रिया से हम हेलोअरीन का फॉर्मेशन नहीं करते, मतलब फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हम इस रिएक्शन से नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, असर्शन दिया है iodoalkane undergoes ascent to reaction faster than chloroalkane, राइट। तो यहां पर आपको ये 4 कार्बन का एक आयोडो डेरिवेटिव दे रखा है, इसकी रिएक्शन जो है ascent to reaction
वो क्लोरो डेरिवेटिव की कंपैरिजन में क्या होती है, फास्ट होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आयोडीन जो है एक बेटर लिविंग ग्रुप है, राइट। अच्छा, रीजन में देखो ऐसा कुछ दे रखा है क्या, यस, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। अपने बड़े आकार के कारण आयोडीन एक बेहतर अवशिष्ट समूह है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको टोलेंस रिएजेंट दिया हुआ है। टोलेंस रिएजेंट किसको रिड्यूस कर देता है किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, वाइल कीटोन को ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा, और कीटोन ग्रुप एज इट इज मेंटेन रहेगा। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सी और डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पर तो कुछ और चीजें दे रखी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। या आपके पास में कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन HCN से करा दी हमने, तो क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स है जो कि इससे अफेक्ट होंगे। एक तो जब आप एसिडिक मीडियम लेंगे तो ये जो CN ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। दूसरा, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहां से OH और यहां से H रिमूव हो जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो इन दोनों कार्बन के बीच में यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। हीलियम परमाणुओं की अधिकतम संख्या इनमें से किसमें उपस्थित है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो 4 मोल हीलियम के हैं, यानी कि नंबर ऑफ हीलियम एटम कितना हो गया, 4 × Na। 4 U ऑफ हीलियम। अच्छा, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट या 4 यूनिफाइड मास होता है, राइट। तो इसका एक ही एटम हो गया यहाँ पर, तो और 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो मास से पहले हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम्स, Na एटम्स, राइट। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, तो 2.27 लीटर दे रखा है अप्रोक्सीमेटली। तो 22.4 या 22.7 से आप डिवाइड करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें तो 0.1 × Na एटम्स आ जाएंगे। अब आप अगर देखें कि चारों ऑप्शन में से किस में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हीलियम के जो एटम्स है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टू चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट इन द कन्वर्जन ऑफ 4 नाइट्रोटोल्यून को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोटोल्यून में। चलिए, यहाँ CH3 है और यहाँ पर आपको Br लेके आना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, इसका करा देंगे हम ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड है कि हाँ, ये ब्रोमिनेशन जो है लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगा, है ना, लो टेम्परेचर वगैरह पर होगा। तो NO2 के साथ मेटा डायरेक्टिंग और CH3 के साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल Br+ है वो कहां पर जाएगा, CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर कनेक्ट होगा, ठीक है। और यहां पर लगा हुआ है क्या, NO2। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में SnHCl से हमने इसका रिडक्शन कराया, तो NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में, ये दोनों एज इट इज, और ये कन्वर्ट हो गया NH2 में। उसके बाद में नेक्स्ट रिएजेंट है NaNO2 और HCl, ठीक है, अंडरस्टूड है, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी है, और ये डाइजोटाइजेशन हो जाएगा CH3Br N2+ NCl-। अच्छा, लास्ट स्टेप में H3PO2 के साथ में जब रिएक्शन कर देंगे तो हमारा जो N2 पॉजिटिव Cl- ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H में, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग
फिल्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। निम्नलिखित में से उपसंयोजन यौगिकों को बनाने के लिए संलिगेंड या संलग्नी या लिगेंड की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन सा क्रम सही है, ये अपने को बताना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CN- कार्बन डोनर वाले लिगेंड्स पहले आते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, फिर आप सीरीज में बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ये जो सीरीज है ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर होती है, ठीक है। तो CN-, देन ऑक्सलेट, फ्लोराइड और SCN, ये इसका सही ऑर्डर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E, वेयर E इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो हाइड्राइड्स की आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन और एलिमेंट का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी, जिससे कि हम बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर पाएंगे। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे हम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, H2O की, उससे कम H2S की, उससे कम H2AC की, उससे कम H2TE की, और सबसे कम हो जाएगी H2PO की, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए